हेलो स्टूडेंट। मॉड्यूल नंबर 3 इक्विलिब्रियम, जिसमें का फर्स्ट पार्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। उसका मैं एक प्रॉब्लम अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम केयरफुली आपको समझना है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो रीड करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। टू स्फीयर ए एंड बी ऑफ वेट 1000 न्यूटन एंड 750 न्यूटन respectively. Determine the reactions at contact point 1, 2 and 4। तो इसका मतलब हुआ कि दो स्फीयर ए एंड बी हमें दिए हैं। स्फीयर ए और ये स्फीयर बी है। स्फीयर ए का वेट दिया है 1000 न्यूटन। स्फीयर ए का वेट 1000 न्यूटन और स्फीयर बी का वेट दिया है 750 न्यूटन। अभी हमें डिटरमाइन करना है रिएक्शन एट पॉइंट 1, 2 एंड 4। रेडियस ऑफ स्फीयर ए दिया है 400 मिलीमीटर और रेडियस ऑफ स्फीयर बी दिया है 300 मिलीमीटर। तो इससे रिलेटेड मैंने सेम फिगर यहाँ पे ड्रॉ किए और ये फिगर में एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है जो कि एसेंशियल है टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिएक्शन एट पॉइंट 3। बिकॉज स्फीयर ए और स्फीयर बी दोनों भी कांटेक्ट में है एट पॉइंट 3। तो एट पॉइंट 3 पे एक रिएक्शन बनेगा, रिएक्शन फोर्स बनेगा। तो रिएक्शन फोर्स का एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ए एंगल, ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये थीटा हमें मिल जाता है तो हम स्फीयर ए को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में जो अननोन्स हम फाइंड आउट करेंगे बाय कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ स्फीयर ए। वो अननोन फाइंड आउट करने के बाद में फिर हम जो अननोन सब्जेक्टेड टू द स्फीयर बी है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्फीयर ए का जो रेडियस दिया है वो दिया है यहाँ पे 400 मिलीमीटर और स्फीयर बी का रेडियस दिया है 300 मिलीमीटर। तो फिगर में हमें दिख रहा है कि जो वर्टिकल स्मूथ वॉल है, वर्टिकल स्मूथ वॉल और वर्टिकल स्मूथ सरफेस से ये जो स्फीयर ए का सेंटर है उसका डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है 700 मिलीमीटर। और हमें ये पता है कि रेडियस ऑफ स्फीयर ए एंड स्फीयर बी कितना है। तो अगर हम इसके सेंटर टू सेंटर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो हमें स्फीयर बी का रेडियस प्लस स्फीयर ए का रेडियस इक्वल टू द लेंथ ऑफ सेंटर टू सेंटर ऑफ द स्फीयर ए एंड बी, ये हमें मिल जाएगा। वो रहेगा 400 मिलीमीटर रेडियस ऑफ स्फीयर ए एंड 300 मिलीमीटर रेडियस ऑफ स्फीयर बी इक्वल टू 700 मिलीमीटर। तो मैंने यहाँ पे 700 मिलीमीटर लिख दिया है, जो कि हमें यहाँ से लेके तो यहाँ तक, मीन्स ये सेंटर से लेके तो ये सेंटर तक हमें रेडियस का एडिशन मिल रहा है। तो दैट इज 700 मिलीमीटर। उसके बाद में हमें क्या करना है कि स्फीयर ए का जो सेंटर है उससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और स्फीयर बी का जो सेंटर है उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर हम ये दो लाइंस ड्रॉ करेंगे और ये दो लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे एक राइट एंगल बनेगा और वो राइट एंगल बन जाता है तो हम ये थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ बी और स्फीयर बी टू द सेंटर ऑफ स्फीयर ए, इतना डिस्टेंस हमें चाहिए। तो इतना डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें ये वर्टिकल स्मूथ सरफेस और सेंटर ऑफ स्फीयर बी, ये जो डिस्टेंस है तो दैट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर बी और रेडियस ऑफ स्फीयर बी कितना दिया है यहाँ पे 300 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे 300 मिलीमीटर कंसीडर करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर हम ये 700 में से 300 माइनस कर देते हैं तो बचता है यहाँ से यहाँ तक 400।
तो ये 400 हो जाता है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 400। तो ये 400 मिलीमीटर मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमें यहाँ पे दो लेंथ पता चली है, एक लेंथ हो गई हमारी हाइपोटेनस और दूसरा हो गया हमारा एडजेसेंट साइड। तो बाय यूजिंग दिस एंगल थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे एज cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 700। therefore थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 400 डिवाइडेड बाय 700। देखो थीटा इक्वल टू 55.15 डिग्री। तो ये हमें एंगल मिला है, ये थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये थीटा हमने फाइंड आउट क्यों किया है? बिकॉज ये जो लाइन हमें दिख रही है, ए वाली लाइन जो सेंटर ज्वाइन कर रही है और पॉइंट 3 से पास हो रही है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिएक्शन फोर्स बता रही है। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स जो मिलेगा दैट इज R3। तो R3 फोर्स स्फीयर ए पर भी एक्ट हो रहा है और स्फीयर बी पर भी एक्ट हो रहा है एट पॉइंट 3। तो उसका एंगल हमें मिल गया है, यहाँ पे उसका एंगल मिल गया है थीटा। तो दैट इज 55.15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ये एंगल हमें किसके साथ में मिला है? विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ दिस इंक्लाइन लाइन और द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट 3। ठीक है। अगर ये एंगल हमें मिलने के बाद में हम स्फीयर ए को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में स्फीयर बी को सॉल्व करेंगे। अभी स्फीयर ए को पहले क्यों सॉल्व करना है और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमें स्फीयर ए पे क्यों अप्लाई करनी है? फर्स्ट बिकॉज यहाँ पे देखते हैं तो जो स्फीयर ए है, स्फीयर ए का सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट तो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। स्फीयर ए 0.4 जहाँ पे वहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है बिटवीन स्फीयर ए एंड स्मूथ सरफेस, एक यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म होगा और दूसरा रिएक्शन दो स्फीयर के कांटेक्ट पॉइंट पर फॉर्म होगा। इसका मतलब हुआ है कि जो स्फीयर ए है ये सब्जेक्टेड टू थ्री फोर्सेस, दो रिएक्शन फोर्स है एट पॉइंट 4 एंड एट पॉइंट 3 और उसका सेल्फ वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है थ्रू इट्स सेंटर। तो यहाँ पे वेट तो हमें मालूम है, वेट नोन है और यहाँ पे दो अननोन्स हमें मिलेंगे, रिएक्शन एट पॉइंट 4 एंड रिएक्शन एट पॉइंट 3। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम और इक्वेशंस फॉर्म करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले स्फीयर ए को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है और स्फीयर बी को बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि स्फीयर बी अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे तीन अननोन्स है। वो कौन कौन से? देखो रिएक्शन एट पॉइंट 1, रिएक्शन एट पॉइंट 2, उसके बाद में रिएक्शन एट पॉइंट 3। ये तीन अननोन हमारे पास में है फॉर स्फीयर बी के लिए और चौथा नोन है तो दैट इज वेट ऑफ द स्फीयर बी। तो ये तीन अननोन है यहाँ पे स्फीयर बी के लिए, स्फीयर ए के लिए दो अननोन है। तो हम पहले स्फीयर ए को सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्फीयर ए ले लिया है। स्फीयर ए का जो वेट दिया है दैट इज 100 न्यूटन। मैंने बोला था वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा थ्रू इट्स सेंटर। उसके बाद में ये जो स्फीयर ए है, स्फीयर ए को एक रिएक्शन R4 एट पॉइंट 4 यहाँ पे एक्ट हो रहा है। अभी अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ए एंगल हमने यहाँ पे देखा ए एंगल 60 डिग्री है, ये इंक्लाइन स्मूथ सरफेस का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स ड्रॉ करता हूँ और उसके दो कंपोनेंट्स बनाता हूँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एंगल बना था विथ इंक्लाइन, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखी है। ये लाइन इंक्लाइन लाइन है जो कि ये स्मूथ सरफेस को पैरेलल है और इसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री था और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है रिएक्शन का विद द स्मूथ सरफेस, वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है दिस इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल और ये कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल है। अगर एक कंपोनेंट को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, ये इंक्लाइन सरफेस तक, तो क्या हो जाएगा?
ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री का। तो ये जो एंगल हमें मिलेगा यहाँ पे, ये कंपोनेंट का एंगल विद दिस इंक्लाइन फोर्स ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर मैं एक कंपोनेंट को एक्सटेंड करता हूँ हॉरिजॉन्टली टिल द इंक्लाइन सरफेस, स्मूथ सरफेस, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ये 90 डिग्री, और ये बचेगा 30 डिग्री, मीन्स एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। तो ट्राइंगल के अंदर में मालूम है तीनों भी एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 हो जाएगा, प्लस 30 मीन्स 180 हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री हमें इस तरह से मिला है। तो हम इस R4 को रिजॉल्व कर लेंगे ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में। एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट बना है, ये वर्टिकल कंपोनेंट R4 sin 30, R4 sin 30 बना है, बिकॉज जो एंगल बना है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में बना है। इसीलिए ये जो वर्टिकल रहेगा ये R4 sin 30 रहेगा, ये साइन के फॉर्म में रहेगा। और जिसके साथ में एंगल बना है, जो कंपोनेंट के साथ में एंगल बना है, वो कंपोनेंट रहेगा cos 30। तो यहाँ पे रहेगा, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, so दैट इज R4 cos 30 रहेगा। तो हमें दो कंपोनेंट मिल गए यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट फॉर रिएक्शन R4। अभी हम देखते हैं फॉर रिएक्शन R3। तो रिएक्शन R3 जो यहाँ पे मैंने दिया था, देखो यहाँ पे जो रिएक्शन R3 मैंने बोला था आपको कि अलोंग दिस लाइन वो एक्ट होगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन रहेगा। तो सेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है फॉर स्फीयर ए के लिए पॉइंट 3 पर। तो पॉइंट 3 पर एक्ट हो रहा है। तो ये जो एंगल मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे, ये वाला एंगल विथ हॉरिजॉन्टली कितना था, 55.15 डिग्री। अगर ये 55.15 डिग्री था विथ हॉरिजॉन्टल, तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, ये 3 पॉइंट से लेके एक्सटेंड कर दिया मैंने नीचे, तो ये जो एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन लाइन का, मीन्स ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन, तो ये 55.15 डिग्री इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा रिएक्शन R3। और R3 का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कितना है, 55.15 डिग्री। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा इसका R3 cos 55.15 डिग्री, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा R3 साइन ऑफ 55.15 डिग्री। तो इस तरह से मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया है, रिएक्शन R3 और रिएक्शन R4 को। और एक वर्टिकल कंपोनेंट और वर्टिकल फोर्स हमारे पास में है, so that is the weight of sphere A acting vertically downward। तो अभी हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है फॉर स्पीयर ए। तो मैं स्पीयर ए के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट और दूसरा एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जो राइट एक्ट हो रहा है उसको हम पहले लेते हैं, दैट इज R cos 55.15, है ना, R3 cos 55.15। ये माइनस हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है, माइनस माइनस R4 cos 30 डिग्री इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया है। देन समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे तीन कंपोनेंट मिलेंगे हमें, देखो दो कंपोनेंट और एक वर्टिकल वेट मिलेगा। तो दो कंपोनेंट दोनों भी ऊपर के साइड में जा रहे हैं, दोनों का साइन प्लस रहेगा, और ये 1000 न्यूटन नीचे आ रहा है, उसका साइन माइनस रहेगा। तो ये देखो R3 साइन 55.15 डिग्री, ये इसका साइन प्लस है, देन प्लस ये R4 साइन 30, R4 साइन 30 इक्वल टू क्या रहेगा, 1000 न्यूटन। अगर मैं इसको इक्वल टू के ये साइड में लिखता हूँ, सो दैट इज माइनस 1000 न्यूटन। अगर मैंने इसको लेफ्ट साइड से इक्वल टू के राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो उसका माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो प्लस हो गया है इक्वल टू के राइट साइड में, सो 1000 न्यूटन हो गया वो। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो अननोन्स है R3 एंड R4, तो हम बाय यूजिंग इक्वेशंस,
तो वहां पे एक इक्वेशन का ऑप्शन है, इक्वेशन के ऑप्शन में हम इक्वेशन नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे और उसमें हमें वैल्यूज पुट करेंगे, R3 का R4 का वैल्यू पुट करेंगे। देन अगेन ये फर्स्ट रो में पुट करेंगे और ये सेकंड रो में पुट करेंगे। तो हमें इसमें R3 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा और R4 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए है। R3 का वैल्यू मिल गया हमें 869.13 न्यूटन और R4 का वैल्यू मिला है हमें यहाँ पे 573.48 न्यूटन। सो R3 और R4 के मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे टू द स्फीयर बी। तो यहाँ पे देखो स्फीयर बी है, जैसे मैंने बोला था स्फीयर बी के ऊपर यहाँ पे 3 रिएक्शंस है। रिएक्शन R1 हॉरिजॉन्टल, रिएक्शन R2 वर्टिकल, उसका सेल्फ वेट डाउनवर्ड 750 न्यूटन, और यहाँ पे जो रिएक्शन एक्ट हो रहा है एट पॉइंट 3 वो रिएक्शन है R3। सो R3 रिएक्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो सेम मैंने जैसे बोला था आपको कि यहाँ पे ये जो इंक्लाइंड जो रिएक्शन R3 है उसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कितना है, उसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है 55.15 डिग्री। मींस यहाँ से देखो ये जो कंपोनेंट्स मैंने स्प्लिट किए यहाँ पे, ये कंपोनेंट जो रिजॉल्व किया, अगर ये पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूँ और ये कंपोनेंट का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको इधर एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से यहाँ पे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, ये इंक्लाइन लाइन बन जाएगी और इसके बीच का जो एंगल रहेगा सो दैट इज 55.15 डिग्री। और ये जो एंगल है उसके अपोजिट एंगल ए रहेगा, ए वाला, दैट इज 55.15 डिग्री। तो ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिएक्शन R3 का उसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लिया है 55.15 डिग्री। ये बन गया है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विद दिस एंगल और ये बन गया वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये R2 जो आया है यहाँ पे R2 और ये R1, तो R2 वर्टिकल कैसे क्यों है ये वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये पॉइंट पे मीन्स पॉइंट 2 पे जो रिएक्शन यहाँ पे एक्ट होगा, रिएक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा और रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड एक्ट होगा। तो वर्टिकल अपवर्ड एक्ट होगा एट पॉइंट 2 और एट पॉइंट 1 में ये जो सरफेस है स्मूथ सरफेस ये परफेक्टली वर्टिकल है। तो एट पॉइंट 1 में एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन R1 यहाँ पे एट पॉइंट 1 पे एक्ट होगा। तो इस तरह से ये एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट 1, एक वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट 2 और ये स्फीयर बी का सेल्फ वेट उसके सेंटर पे मीन्स वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। और ये जो रिएक्शन R3 है वो R3 इंक्लाइन और विथ इंक्लिनेशन एक्ट हो रहा है एट पॉइंट 3 ऑन द स्फीयर बी। इस तरह से मैंने उसको यहाँ पे रिजॉल्व करके रखा है R3 को जैसे कि बताया। तो इसके दो कंपोनेंट्स बने हैं R3 के, एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा इसका R3 cos 55.15 डिग्रीज और वर्टिकल बनेगा R3 sin 55.15 डिग्रीज। इस तरह से इसके कंपोनेंट बन गए हैं। हमें R3 का वैल्यू पता है, R3 का मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। तो इसमें देखो अगर हम समेशन fx इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन टू द स्फीयर बी, तो इस केस में क्या होगा कि R1 एक हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे RB एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये ए वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ R3 एक हॉरिजॉन्टल है और R1 हॉरिजॉन्टल है। अगर हम दोनों को कंसिडर करते हैं यहाँ पे समेशन fx इक्वल टू 0, तो इसमें से एक वैल्यू R1 का वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर हम समेशन fy इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे R2 ऊपर की तरफ जा रहा है वो अननोन है, वेट नीचे की तरफ जा रहा है वो नोन है, और यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट R3 का वो नीचे की तरफ जा रहा है वो भी नोन है, क्योंकि R3 का वैल्यू हमें पता है। R3 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं ये कंपोनेंट हमें मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो हम R2 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स हम पहले समेशन fx इक्वल टू 0 यूज कर सकते हैं या फिर समेशन fy इक्वल टू 0 यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिया था समेशन fy इक्वल टू 0,
तो समेशन एफ आई इक्वल टू 0 अगर मैंने कंसिडर किया तो ये R2 ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स पॉजिटिव प्लस R2, देन सेल्फ वेट नीचे की तरफ आ रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड, सो -750, देन ये R3 का वर्टिकल कंपोनेंट है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, देयरफॉर माइनस R3 sin 55.15 मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 0। R3 का वैल्यू हमें पता है, R3 का वैल्यू कितना है 869.13 है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया है साइन 55.50 एज इट इज, इसको लिख दिया है, और ए वाला जो है यहाँ पे दैट इज 750 एज इट इज, और R2 को हमने इक्वल टू के ओ साइड में लिया है, या तो फिर R2 को हमने यहीं पे रखा है और ये दोनों भी टर्म हमने इक्वल टू के वो साइड में ले लिए, तो दोनों भी क्या हो गए प्लस हो गए। तो R2 इक्वल टू कितना मिला है हमें 1463.25 न्यूटन। तो इस तरह से हमें R2 का वैल्यू मिल गया है। देन हम यूज करेंगे यहाँ पे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए R1 जा रहा है टूवर्ड्स राइट हॉरिजॉन्टली, तो इसका साइन रहेगा प्लस प्लस R1, यहाँ पे प्लस R1 हमने लिख लिया है। देन ये जो कंपोनेंट है R3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसका साइन रहेगा माइनस माइनस R3 cos माइनस R3 cos 55.15 इक्वल टू 0, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, एक R1 है और दूसरा ये R3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो दोनों मिलेंगे हमें यहाँ पे। R3 का वैल्यू हमें पता है, सो R3 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, R1 हम यहीं पे रखते हैं और ये वाला जो टर्म है इक्वल टू के राइट साइड में ले लेते हैं, तो इसका साइन माइनस का प्लस हो जाएगा। तो R1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा, अगर हम R3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद cos 55.15 से, तो हमें R1 का वैल्यू मिल जाएगा R1 इक्वल टू 496.64 न्यूटन। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और हमें चेक करना है कि कौन से स्फीयर पे पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जिस पे कम अननोन होंगे वही स्फीयर को हमें कंसीडर करना है, और उस पे हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है और अननोन फाइंड आउट करने हैं। देन उसके बाद में हम स्फीयर 2 के लिए जाना है। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।